फ्रॉडुलेंट स्कीम्स के अव्वलीन बानियों में से एक चार्ल्स पोंजी था। इसकी इब्तिदा के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन चार्ल्स पोंजी ने जंगे अजीम अव्वल के बाद सबसे पहली कंपनी 1919 में बनाई। ये एक सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक मैनेजमेंट कंपनी थी और बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट मल्टी लेवल पिरामिड स्कीम कंपनी थी। जल्द ही इस कंपनी का पोल खुल गया और चार्ल्स पोंजी वहाँ से फ़रार हो गया। कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद उसने दोबारा फिर इसी तरह की एक कंपनी बनाई। मैं ये तो नहीं जानता कि उसके बाद चार्ल्स पोंजी के साथ क्या हुआ, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स और पोंजी कंपनीज़ का एक लातदाद सिलसिला शुरू किया। आज पाकिस्तान के अंदर B4U, AWS, टाइम्स, चैनल, माइन गोल्ड्स और इसी तरह की बेशुमार जो कंपनियां हैं वो पोंजी स्कीम्स ही का एक हिस्सा हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक नौजवान का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसके साथ 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। गेट रिच क्विक स्कीम के नौसरबाजों ने कैसे इस नौजवान को फंसाया, कैसे उसको ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब दिखाए और फिर बाद में उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं मिस्टर आसम शहजाद से। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर आसम शहजाद के पास। करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड में इनको कितना हिस्सा मिला, आइए इनसे पूछते हैं। और इस सारे खेल में ये कैसे फंसे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उसके क्या असरात मुरतब हुए, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कुछ जनाब क्या हाल है सर? आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। जी तो आसम साहब, करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड का ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और आप कैसे इसका हिस्सा बने? इसका आगाज़ 2017 के एंड में हुआ, जब इसने मतलब जो लोग काम करते हैं वो मुख्तलिफ कामयाब लोगों को देखते हैं। तो मैं EFP का हिस्सा था। इसने मुझसे 3-4 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की और जॉब की ऑफर की। पहले तो मैंने इसकी जॉब टुकराई, लेकिन बस फिर किस्मत माड़ी। 2017 के एंड में मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ काम करता हूँ। तो वहाँ पर में मुलाकात हुई थी उसके साथ, ठीक है। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, नाम क्या था इन साहब का? इन साहब ने जो मुझे पहले नाम बताया था वो मोहम्मद अली बताया था, लेकिन इसका असल नाम काशिफ इश्तियाक था। अच्छा आसम साहब, ये बताइए कि ये किस तरह की कंपनी थी, इसका नाम क्या था और इनका जो फ्रॉड करने का तरीकाकार है वो क्या था? इस कंपनी का नाम IPT था, इंटरनेशनल प्रोडक्ट ट्रेडिंग। तो ये एक शेयर टाइप कंपनी थी, जिस तरह हम स्टॉक चेंज में बिजनेस करते हैं। और इस वक्त जैसे पूरी आलमी मार्केट, जैसे कि हम फरेक्स कह सकते हैं, फरेक्स के अंदर मुख्तलिफ कंपनी है। और इसने ये बताया था ये कंपनी कनाडा की है और कनाडा में स्टॉक चेंज का बिजनेस करती है, हालांकि कनाडा में स्टॉक चेंज का बिजनेस होता नहीं है। ठीक है। तो बस उसने पाकिस्तानी अदारों से तमाम डॉक्यूमेंट्स, SCP का लेटर वगैरह, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, वो सारे जाली डॉक्यूमेंट तैयार किए जिसके अंदर हमें फंसाया गया। ठीक। अच्छा, जब आप इसका हिस्सा बन गए इस कंपनी का, तो फिर आगे आपने क्या किया? जब मैं इस कंपनी का हिस्सा बना तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करें। मैंने 1 वीक इस कंपनी को चेक किया और अपनी अपनी जॉब को रिज़ाइन नहीं दिया था अभी। तो मैंने इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, ओके। SCCP का लेटर देखा, अभी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, ओके। फिर मैंने इसकी वेबसाइट को अपना सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर भी ओपन करवा के चेक करना चाहा तो वहाँ भी चल रही थी। इट्स ओके। मैंने जो स्टार्ट लिया था वो 6,000 से लिया था। मैंने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया था इसके अंदर। अच्छा। ये आप कह सकते हैं 2017 मुहर्रम की बात है। 10-11 मुहर्रम को मैंने इसे ज्वाइन किया। अच्छा, आपने 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिला?
इसका ऐसा होता था कि इसकी जो एवरेज थी वो 7 से 8 हज़ार पर मंथ, 1 लाख के पीछे 7-8 हज़ार प्रॉफिट आता था। जब 6 हज़ार इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट आ रहा था। कुछ दोस्त मेरे साथ भी जो गए थे उस वक्त, उनमें से एक दोस्त का नाम सलमान था। तो जब वो वापसी आए तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट वो 6 हज़ार की तो चेक करते हैं 1 माह तक। फिर वो दोस्त कहते हैं उसने भी 5-6 हज़ार कर दिया, दूसरे ने 5-6 हज़ार, ऐसे करते करते हमने 50 हज़ार इन्वेस्ट कर दिए इसके साथ। तो 50 हज़ार के पीछे जब हमें महीने पर 4-5 हज़ार प्रॉफिट मिला, हमने कहा यार अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो गेम की तरह हम इसके दलदल में फंसते गए और गेम खेलते गए। अच्छा, तकरीबन कितना पैसा आपने लोगों से लेके दोस्तों से और अपना ज़ाती तौर पे आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया? हाँ, सबसे पहले तो ये था कि हमने 6 हज़ार से स्टार्ट लिया था। जब उस मतलब 3 मंथ के बाद में इस कंपनी में थोड़ा सा उसने मुझे और ऑफ़र दे दी। पहले तो वैसे काम किया, फिर उसने मुझे, मैं दूसरी कंपनी पे 50-60 हज़ार सैलरी ले रहा था, इसने मुझे 1 लाख सैलरी की ऑफ़र कर दी। तो मैं इसके साथ काम करने लगा। मेरा काम होता था लोगों को मोटिवेट करना। तो जब स्टार्टिंग ली तो दोस्तों ने, आप क्या काम करते हैं? मैं कहा ऐसे शेयर की कंपनी है, 7-8 हज़ार प्रॉफिट आता है ये। तो फिर जो अजीज रिश्तेदार थे या तो बहुत करीबी दोस्त थे, वो आस्ता आस्ता मुझे देखते देखते, जब मेरी पॉकेट में पैसा आ रहा था तो मेरे हालात दिन ब दिन अच्छे हो रहे थे, तो वो दोस्त भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो जाहिर बात उन्होंने मेरे भी हाथ पे कर दिया। तो ऐसे करते करते अगले साल के अंदर कुछ लोग मुझे बाईपास करके डायरेक्ट हो गए। अच्छा। तो जो मेरे ज़रिए पैसा गया था उस कंपनी के अंदर, वो तकरीबन 2 करोड़ 51 लाख रुपए गया। ठीक है, 2 करोड़ 51 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया। अच्छा आसम साहब, ये बताइए कि जब आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करवा दिए, उस वक़्त आपका लाइफ़स्टाइल क्या था? क्या लोग आपको देखकर इंस्पायर हो रहे थे? ये लाइफस्टाइल तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरा अच्छा था। जब मैं ईएफयू में था 2007 से मेरे पास अपनी गाड़ी थी और घर-बार भी अच्छा था, वालिदैन का दिया हुआ था। तो लाइफस्टाइल में फ़र्क तो नहीं आया, लेकिन जैसे हम कोई काम करते हैं, ज़ाहिर बात है कोई थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। आप लाहौर जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके पास दोस्त अहबाब उस तरह के चेंज हो जाते हैं, या फिर वो दूसरे दोस्त अहबाब चक्कर लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग वो देखते-देखते फिर अपने आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उसके अंदर। अच्छा, आसिम साहब ये बताइए कि कब आपको अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये जो कंपनी है, ये एक फ्रॉड और पोंज़ी स्कीम है? ये आपको कैसे आइडिया होना शुरू हुआ? अंदाज़ा बिल्कुल हुआ ही नहीं। अंदाज़ा होता तो पहले छोड़ देते, क्योंकि हमने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हर चीज़ रजिस्ट्रेशन थी, बाहर ममालिक भी कंपनी चल रही थी, और जो लोगों का प्रॉफिट होता था बर वक्त उन्हें मिलता भी था। किसी मंथ भी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे ना दे रहा हो या ना ले रहा हो। ये फिर लास्ट मंथ के अंदर जब हम पहुंचे तो कुछ दोस्तों ने पैसा रिटर्न लिया। बेसिक हुआ ये कि मेरे जितने भी क्लाइंट थे वो अपना असल जार ले चुके थे। मतलब जिन लोगों ने प्रॉफिट की मद में बड़ा बड़ा पैसा ले लिया, तो बहुत कम पैसे बचता था। जो असल जार की जरूरत में जो लोग अपना पैसा री इन्वेस्ट करते रहे, असल वो फंसे थे ज़्यादा। कुछ मेरा अपना था, कोई 15-20 लाख रुपए। मेरा एक प्लाट था भावलपुर में, वो सेल किया था, गाड़ी सेल की। कुछ लोग अपना पैसा रिटर्न ले चुके थे। जो थोड़े गरीब लोग थे, जो मतलब कम प्रॉफिट लेके एंड पे आए, वो ज़्यादा फंस गए फिर इसके अंदर। तो अच्छा, अंदाजा नहीं हो पाया। अच्छा फँसे कैसे? कैसे मिसाल के तौर पे क्या हुआ? हुआ ये कि 31 जनवरी को कुछ पेमेंटें हमने करनी थी, जनवरी की। वो पेमेंटें हमें 10 तारीख को दी गई। हमने वो प्रॉफिट्स में जैसे लोगों को प्रॉफिट दे रहे थे कि आपका इस मंथ का प्रॉफिट कभी 7% आता था, कभी 6%, कभी 5%, कभी 8%। इस लिहाज से आपका ये प्रॉफिट आया वो लोगों को दिया। तो बस इसी के घर सोए हुए थे, तो 31 की शाम को फ़ोन आया कि जी वो जो बंदा है काशिफ इम्तियाज़, वो तो पैसे लेकर दुबई भाग गया। बस उसी रात पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। क्योंकि पहले तो अंदाज़ा ही था। क्योंकि ऐसे था कि लेन देन भी होता था, उसने मेरे साथ कुरान पे बैठ के कसम भी खाई हुई थी, और उसके बाद कुछ चेक वगैरह भी दिए हुए थे अपने। कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ इन चीज़ों का, हर तरह की गारंटी दी गई थी। बस फिर अच्छा, इसके बाद आप को पता चला कि जो असल बंदा है वो भाग गया पैसे लेके। अच्छा मिस्टर आसिम, ये बताइए कि उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बड़ी दिलचस्प कहानी पेश आई ज़िंदगी का। एक समझ लें कि एक मुख्तलिफ लाइफ देखी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसमें दो तरह के लोग सामने आए। एक तो कुछ दोस्त वो नज़र आए जो मेरे बहुत करीबी थे,
जिनके ऊपर बहुत मान था, उन लोगों ने मुझे ठोका, जैसे ठोकने का हक होता है। मतलब मेरी बदनामी का बायस भी बने, पब्लिसिटी की, मुझे बेतहा तंग भी किया गया, मुझे मेरे घर वालों को हरासा किया गया, मतलब परेशानी को बढ़ाते गए। और इसी सूरत में जून के अंदर मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। कुछ लोग मेरे वालिद साहब की डेथ की वजह बने, क्योंकि वो परेशान मुझे भी करते थे, वालिद साहब को भी करते थे। और कुछ दूसरे तरह के भी लोग थे जो मेरे मौसम बन गए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे हिम्मत दी, दिलासा दिया। उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम हमारे इलाके के जो एमएनए हैं, तारक चीमा साहब, मुझे हौसला भी दिया और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के बाद, माँ की दुआओं के बाद अगर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई तो वो तारक चीमा साहब थे। अच्छा आसिम साहब, ये बताइए कि जब आपके साथ ये फ्रॉड हो गया तब आपने उस असल बंदे का पीछा किया, या उससे कुछ पैसे वापस लेने की बात की, या उसका ताक़ुब किया, क्या हुआ? जी, जब वो यहाँ से चला गया तो बहुत हिम्मत की, मतलब डरा नहीं, बैठा नहीं, भागा दौड़ा। लाहौर के अंदर हमने नैब के अंदर केस किया। नैब ने हमें कहा कि आप 50 लोगों का स्टाम्प पेपर दें। एफआईए मुल्तान में भी गए। तो कुछ जब मसले हल मेरे ना हुए तो मुझे इत्तला मिली कि वो दुबई है। कुछ दोस्तों ने मुझे सपोर्ट की, जो आपको बताया एक तरह के दोस्त थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत दी। कुछ हम जो लोग जुटे हुए थे, कुछ अपने जेवरात, कुछ चीज़ें बेची, कुछ गाड़ियाँ बेची, उसके पीछे दुबई गए। जब हम दुबई पहुंचे तो हमें खबर मिली वो दुबई से आगे फरार हो गए। हमने कहा, सोचते हैं उससे मुज़ाकरात करते हैं भी गरीबों का पैसा किस तरीके से हमें वापसी रिटर्न करें। लेकिन वहाँ से वो आज़रबाईजान चला गया। ठीक है। फिर वहाँ से हम वापसी आ गए। वापसी आकर सलाह मशवरा किया दोस्तों के साथ, जो कुछ लोग लाहौर के भी थे, कुछ हमारे बहावलपुर के भी थे। फिर इरादा किया कि दो लोग आज़रबाईजान गए। उसके बाद फिर हम आज़रबाईजान भी गए। तो वहाँ जाकर उसे पकड़ा भी है, बातचीत भी की है, मुज़ाकरात उससे किए। तो उसे पाकिस्तान ना ला सके, उसकी एक वजह जो मैं आपको बताता हूँ कि आज़रबाईजान के अंदर जब हम पहुँचे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये आज़रबाईजान की मस्जिद है बाकू के अंदर। वहाँ उसने, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, उसने यहाँ कुरान पे हाथ रख के कसम खाई। और मेरे पास एक पेज भी है जिसमें ज़ुबानी लिख पढ़ की कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट के जरिए 20%, 20, फिर 30, फिर 30, इस तरह मैं आप लोगों की रकम रिटर्न करूँगा। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात से मुकर गया। हमारे साथ मुआहदा करके हम वापसी पाकिस्तान आ गए, लेकिन वो फिर मुकर गया। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, इसके बाद बावजूद इसके कि आपने दयानतदारी का मुजाहरा किया, आप मुल्क से भागे नहीं, आप लोगों का पैसा खा के उससे मुकरे नहीं, किस तरह आपके ऊपर उल्टा एफआईआर करवा दी गई, आपके ऊपर पर्चा करवाया गया और आपके ऊपर एफआईए का केस डलवाया गया? ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जब वो बंदा आज़रबाईजान से पाकिस्तान वापसी ना आया तो फिर मुज़ाकरात, फ़ोन के ऊपर बातचीत की। फिर बस कुछ अल्लाह करना है तो उसे किसी तरीके से पाकिस्तान हम ले आए। जब वो पाकिस्तान आ गया तो उसका नाम ईसीएल में था, तो पाकिस्तान से उड़ान ना भर सका वो। तो उसने फिर ना मुज़ाकरात किए, हमारे हमें चेक दिया हुआ था उसने भी, जितनी पेमेंट है मैं आपको चेक देता हूँ, ये पेमेंट मैं आपको रिटर्न करूँगा। उसने मुझे 2 करोड़ 51 लाख की बजाय तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख का चेक दे दिया कि मैं आपकी पेमेंट आपको करूँगा। जब पेमेंट देने का वादा आया तो उसने पिछले साल कोरोना का बहाना लगा दिया कि कोरोना है। तो फिर मुझे लाहौर बुलाता है, कहता है जी मैं आपको कुछ पेमेंट करता हूँ, कुछ पेमेंटें बाद में करता हूँ। उसने मुझे लाहौर बुलाकर मेरे साथ गलत सलामी भी हुई। तो हम लाहौर मीटिंग करने बैठ गए। तो रात 2 बजे उसके भाई ने मेरे ऊपर एफआईआर, उनका एक प्लान था, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी थाना चूंग के अंदर कि ये हमारे भाई को अगवा कर लिया गया। अल्लाह का अगवा वाला मसला कोई नहीं था। आप उस पे रात अगवा का झूठा पर्चा मेरे ऊपर अगवा दिलवाया का झूठा गया? पर्चा करवाया गया पिछले साल। तो जब अगवा का पर्चा करवाया गया तो मैं भावलपुर वापसी आ गया। तो मुझे 2 दिन के बाद पता चला कि मेरे ऊपर तो एफआईआर और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। उस वक्त वहाँ थाना चूंग के अंदर एक एएसआई साहब थे, सादक साहब। उन्हें जब तो उसे पकड़ा, हमने प्रूफ दिए कि उसने अपने घर बातचीत की है, हमने उससे बातचीत की, कोई अगवा नहीं किया। तो उसकी पूरी फैमिली बेहोश हो गई। तो सादक साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, 1-2 लड़कों को पैसे लेकर छोड़ दिया, बाकी तो हमारे साथ कुछ चलते रहे। लेकिन मुझसे पैसों की डिमांड की थी 3 लाख रुपए, लेकिन मैं तो खाली था उस वक्त, 3 लाख था भी जेब में। फिर मेरे खिलाफ लिख दिया गया।
बाकी ऊपर अफसर बड़े अफसरान ने सपोर्ट भी की, लेकिन वो स्टिल FIR चलती रही मेरे ऊपर। तो वो उस दिन के बाद तो वो पूरी फैमिली, बाप माँ बेटे, 3 भाई हैं वो, तो जिसने पर्चा कराया वो भी और काशिफ भी क्या खोल वो रिपोर्ट हैं, लाहौर के अंदर हैं या बाहर हैं, लेकिन आज तक सामने नहीं आए। फिर वो वहीं छुपे हुए हैं, कोई उनकी तस्दीकें बहुत प्रूफ दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हुआ। अच्छा आसिम साहब, आपने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, आपकी ज़िंदगी पर बड़े इसके मनफी असरात मुरतब हुए, आपके वालिद साहब इसी सदमे से चल बसे। बिल्कुल। और हमारी जो नौजवान नस्ल है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की पायरामिड कंपनीज़ हैं लाइक B4U, टाइम्स, AWS या इसी तरह की, तो यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि उन्हें क्या करना चाहिए इस तरह के जो अनासर हैं उनके हवाले से, और ये जो गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं इसके बारे में आप नई नस्ल को क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, होता ये है कि बेसिक जैसे मैं लाहौर में था पिछले दिनों, तो वहाँ पर इनके ही काशिफ इश्तियाक के करिंदों ने एक तो काशिफ इश्तियाक मेरे ऊपर अगवा का पर्चा करवाया। फिर जब वो दफ्तर था, दफ्तर के अंदर ज़ाहिरी बात कंपनी के चेक पड़े हुए थे, मैं कंपनी में एज ए जॉब होल्डर था, मेरे जॉब होल्डर का लेटर लगा कर उन लोगों ने मेरे ऊपर पर्चा करवाया। और मैंने 4 रातें अपनी ज़िंदगी की इबरतनाक का कह लें या बहुत बुरी रातें कह लें, जो मैंने शेखुपुरा जेल के अंदर गुजारी हैं वो 4 रातें। मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई गई, मुझे उठवाया गया पुलिस के ज़रिए। और खैर वहाँ से जब निकला हूँ, तो अब पैगाम मैं नौजवान नस्ल को यही दूँगा कि ये जो पोंजी सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है और पाकिस्तान में तो बहुत हद तक है। इसमें तो कानून साज़ी होनी चाहिए, नौजवान नस्ल का इतना कसूर नहीं है। ज़ाहिर बात है, जिसको जॉब नहीं मिली उसने जॉब तो करनी है। जैसे मेरे पास जॉब थी, मुझे अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई, मैंने देखा कि ये पाकिस्तान से मंजूरशुदा अदारा है, तो मैंने जॉब की। मेरे ख्याल में इससे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि अगर कोई कंपनी SPCP से रजिस्ट्रेशन लेती है, लेटर लेती है, तो गवर्नमेंट को इसका ज़िम्मेदार होना चाहिए। जैसे कि IPT इंटरनेशनल प्रोडक्ट ट्रेडिंग थी, पिछले दिन जैसे तरपाल के अंदर फ्रॉड हुआ है, ये सिस्टम तो चलते रहते हैं। पर नौजवान नस्ल को यही पैगाम दूंगा, कारोबार वही होता है जो पैसा हमारे हाथ में हो, जो हम अपने तरीके से करें। ठीक है, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए उस शख्स की। जैसे पिछले दिनों देखें तरपाल का भी हमारे सामने आ रहा है, और बहुत सारी कंपनी, आप भी जानते हैं कि बहुत सारी कंपनी फ्रॉड हो रहा है। जी। इसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए कि कितने मुझ जैसे नौजवान बर्बाद होंगे, कितने घर तबाह होंगे, कितने मुझ जैसे के वालिद इस दुनिया से इसी टेंशन के अंदर जाएंगे, कितने मेरी तरह के नौजवानों के घर वालों को हरासा किया जाएगा, कितने गरीब और लुटेंगे। मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। किसी को लाइसेंस देते वक्त या किसी को सिक्योरिटी एक्सचेंज, जब हमारा स्टेट बैंक या गवर्नमेंट अथॉरिटी लेटर देती है, तो उसकी कुछ ना कुछ अपने अंदर वो रखे ना, तो गारंटी वगैरह दें, फिर वो सिस्टम होना चाहिए। इसमें नौजवान नस्ल का कसूर नहीं, जब बेरोजगारी होगी उन्होंने तो जॉब ढूंढनी, काम तो करने हैं ना। मेरा ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा आपको अभी तक उस झूठे FIA के जो मुकदमा है उसमें भी घसीटा जा रहा है, जिस पे ना अदालतें कोई एक्शन लेने को तैयार हैं और ना जो मुकामी सियासतदान हैं वो आपकी इसमें कुछ एडवांस लेवल के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, तो इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जिसमें ये है कि जो मेरे ऊपर FIR है उसके अंदर अब पुलिस का भी कहना ये है कि मुर्गी को बरामद किया गया। अब दरअसल बात ये है कि मुर्गी को मैंने बरामद नहीं करा, मेरे ऊपर झूठी FIR थाना जून लाहौर के अंदर है। अब वो मुर्गी जो काशिफ का असल मुलजम है उसको तो पुलिस ने दरियाफ्त करना है। अगर उसके बारे में कहा जाए तो वो सिंध हुकूमत बैन है उसके ऊपर, सिंध में वो दाखिल नहीं हो सकता। उसने मुल्तान के अंदर कार लीजिंग कंपनी बनाई, उसमें उसने तकरीबन 16 करोड़ का फ्रॉड किया, उसके अंदर वो पकड़ा नहीं गया, बल्कि पकड़ा गया फिर छूट गया। उसके बाद उसने दुनिया में सिर्फ 2 ही बैंक बने हैं जाली, एक चीन के अंदर बना था, एक पाकिस्तान के अंदर बना था। 2015 में इसने काशिफ इश्तियाक ने साहिवाल के अंदर जाली बैंक बनाया, सांबा बैंक के नाम से। सांबा बैंक के नाम से उसने बैंक बनाया, उसके अंदर फ्रॉड, उसके अंदर एक लड़की की डेथ भी हुई। जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराया या जिनके वो बल बोते में पैसा आया, उसके अंदर पकड़ा भी गया, FIA ने पकड़ा, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, फिर छूट गया। और ये इश्तिहारी भी है सांबा बैंक के अंदर। अब इसका केस लाहौर बैंक कोर्ट में केस चल भी रहा है काशिफ इश्तियाक का, पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा।
मुल्तान वाले केस से बरी है। वो दूसरा सांबा बैंक फ्रॉड के अंदर दुनिया का बहुत बड़ा फ्रॉड है ये बैंक वाला, उसके अंदर फ्रॉड किया, नहीं पकड़ा गया। अब आईपीटी का उसने 37 करोड़ का फ्रॉड किया है, नहीं पकड़ा गया। हाँ, मजे की बात आपको बताऊं, मेरे साथ जो उसके खिलाफात बने, जब वो पाकिस्तान दोबारा आ गया, उसने अपनी कंपनी बनाई लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट के नाम से, फॉरेक्स की कंपनी, वो भी झूठी रजिस्ट्रेशन करवाई उसने। लाहौर में वो काम कर रहा था, तो जब मुझे पता चला, मैं भी लाहौर के अंदर था, उस रात भी 2-3 दिन के अंदर 14 करोड़ का फ्रॉड होने वाला था। वो नया फ्रॉड करने वाला था फॉरेक्स के नाम से, लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट के नाम से। तो मैंने जो उसके मैनेजर थे या दूसरे लोगों को बताया, भाई ये बंदा झूठा है, फ्रॉडी है, उसका मैंने प्लान चौपट कर दिया। उसके अंदर भी जिद में आकर वो मुझे आज तक तंग भी कर रहा है, मतलब है तो मेरे ऊपर पर्चे करवाता है, मतलब अपने दोस्त बाप के जरिए, और सामने भी नहीं आ रहा, ये बार बार मुझसे कर रहा है। तो वो उसने चौथा फ्रॉड भी किया लिक्विडिटी के। और आज भी वो पाकिस्तान के अंदर रहकर लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट का बिजनेस कर रहा है, और FIA उसे नहीं पकड़ रही। मेरे पास प्रूफ है, उसने हमें जाली डॉलर भी दिए थे, मेरे पास आज भी डॉलर है, फ्रैक के डॉलर दिए, वो डॉलर भी 2 नंबर है उसके। वो लोगों के ऐसे जाली डॉलर देता है, फ्रैक्स का बिजनेस करता है, वो खुद ही वो फ्रैक्स की जो रेट होते हैं गोल्ड के, ऑयल के, खुद ही गिराता है, खुद ही चढ़ाता है, तो वहाँ से लोगों को लूट रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी वो लाहौर के अंदर है, और लाहौर के अंदर रिपोश भी है, और लोगों को मजीद लूट भी रहा है, क्योंकि उसका काम कारोबार है लूटना, और वो लूट रहा है। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना मिस्टर आसम शहजाद की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, किस तरह ये पोंजी स्कीम्स हमारे नौजवानों को लालच देकर फंसाती हैं, और इनके जो रूह रवां हैं वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर आज़ाद घूम रहे हैं, नई कंपनियां बना रहे हैं, नए सिरे से अवाम को लूटने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।